हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, मींस टैक्स डिडक्ट हो रहा है। अदर पीओ की तो हमने सैलरी स्लिप देखी है, उनमें तो टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारा भी टैक्स डिडक्ट होगा? क्या हर मंथ टैक्स डिडक्ट होता है? अगर ना डिडक्ट करवाना हो तो क्या प्रोसीजर होता है? सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। सो फाइनली आज मैं टैक्स के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्टली तो मैं आपके साथ अपनी ही एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। जैसे मैंने लास्ट ईयर से ज्वाइन किया था, हमारी ज्वाइनिंग फर्स्ट डेट से नहीं हुई थी, मिड ऑफ द मंथ हमारी ज्वाइनिंग करवाई गई थी और फिर जितने भी दिन बने उस हिसाब से हमें सैलरी दी गई थी। सो तब हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ था, मीन्स हमारे जितने भी बैचमेट थे किसी का भी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद से जब हमारी फुल मंथ सैलरी आई नेक्स्ट मंथ से, तब से हमारा टैक्स डिडक्ट होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे जब कोई अलाउंस साथ में ऐड होता है, मीन्स आपको पर मंथ फिर वो अलाउंस मिलने लगता है। इसके साथ ही जब डीए इंक्रीज होता है तब आपका टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। मीन्स पहले अगर आपका टैक्स कम डिडक्ट हो रहा था, सैलरी बढ़ेगी तो टैक्स के डिडक्शन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही जब भी आपको एरियर मिलता है, एरियर में भी ऐसे होता है कि आपका टैक्स का जितना अमाउंट बनता है वो डिडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको वो एरियर मिलता है। सो इस तरीके से मेरे पूरे ईयर में टैक्स डिडक्ट होता रहा। अब जिनका ये क्वेश्चन था कि क्या हर मंथ डिडक्ट होता है, हाँ जी, अगर आपने एक बार टैक्स डिडक्ट करवाना शुरू कर दिया तो वो आपका हर मंथ डिडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट मंथ डिडक्ट करवा दिया, सेकंड मंथ में नहीं करवाया और थर्ड मंथ में फिर से डिडक्ट करवाया। ठीक है, डिडक्ट होगा तो पूरा एक सीक्वेंस में डिडक्ट होगा। सो इसके साथ ही जिनका भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता है उनका क्या है, वो पहले डिक्लेरेशन दे देते हैं, और जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी होती है उनका टैक्स डिडक्ट होता रहता है। सेम एज इट मेरे साथ हुआ, मैंने डिक्लेरेशन नहीं दी थी और मेरा टैक्स डिडक्ट होता रहा। और जब लास्ट में फाइनेंशियल ईयर का एंड होने वाला होता है तो फेब में डिक्लेरेशन मांगी जाती है सभी एम्प्लॉइज से कि अभी आप डिक्लेरेशन भेजो कि आपने एक्चुअली कितना कितना कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। सो एक्चुअल का मतलब होता है साथ में प्रूफ भी ऐड करना। वहां पे साथ में हमें प्रूफ भी ऐड करने पड़े कि हाँ हमने यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है, या फिर हमारी यहाँ यहाँ डिडक्शन हो रही है, और साथ में प्रूफ अटैच कर दिए। उसके बाद देखा जाता है कि आपकी जितनी सैलरी बन रही है, आपकी 5 लाख से नीचे सैलरी आ गई है, तब तो आपका टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। अगर मान लो आप इन्वेस्टमेंट शो नहीं करवाए हो, 5 लाख से नीचे नहीं आए हो, उसके ऊपर जितना भी आपका अमाउंट होगा तो उस हिसाब से जितना भी टीडीएस बनता होगा वो सारा टीडीएस आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। फिर जा तो वो आपका दोनों सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाएगा, जो फेब में आएगी और मार्च में आएगी। मान लो कि आपका 20,000 टीडीएस बन रहा है तो 10,000 आपका फरवरी में कट जाएगा और 10,000 आपका मार्च में कट जाएगा। इन केस मान लो कि आपने फेब में डिक्लेरेशन दी ही नहीं, आपने मार्च में डिक्लेरेशन दी है, तो मार्च में डायरेक्ट 20,000 का टीडीएस डिडक्ट होने के बाद ही सैलरी आएगी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 5 लाख की बात कर रही है, सो न्यू टैक्स लैब में तो 7 लाख की बात चल रही है। सो अभी मैं अपना लास्ट ईयर का बता रही हूँ। सो हमें पूरा 5 लाख से नीचे अमाउंट शो करना था, और जिसका 5 लाख से नीचे हो गया उनका तो टैक्स पूरे साल भी नहीं कटा और उसके बाद भी नहीं कटा। फेब और मार्च में भी उनकी पूरी सैलरी आई, बट जिनका टैक्स बनना था, इन्वेस्टमेंट पूरी शो नहीं कर पाए थे, उनका फिर टैक्स डिडक्ट हो गया। अब बैंक में क्या होता है कि टेंटेटिव सैलरी शीट आती है। ठीक है, 4 दिन पहले आपको सैलरी शीट देखने को मिल जाती है कि किसकी कितनी कितनी सैलरी आती है। सभी इंप्लॉइज की इकट्ठी सैलरी होती है, मीन्स ब्रांच टू ब्रांच लिखा होता है, बट ये पूरी स्टेट की इकट्ठी नहीं होती है। इसमें रीजन टू रीजन डिवाइड किए जाते हैं। आपके रीजन में जितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे होंगे, मान लो 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, उन्हीं की सिर्फ वहां पे सैलरी शीट शो हुई होगी। अदर रीजन की सैलरी शीट आप नहीं देख सकते हो, वो आपको शो नहीं होगी। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंप्लॉइज थे जिनकी सैलरी माइनस में आ रही थी। मैंने देखा कि जो भी सैलरी बन रही थी वो सारी की सारी सैलरी डिडक्शन के बाद आ रही थी, अगर आप इन्वेस्टमेंट शो नहीं कर रहे हो। बहुत सारे हमारे बैचमेट थे जिनकी सैलरी 35,000 30,000 इतनी आई, क्योंकि वो 5 लाख से नीचे अपना अमाउंट शो ही नहीं कर पाए। सो उनका क्या है, टैक्स कट गया। अब मेरी फेब में सैलरी ज्यादा आई और मार्च में भी ज्यादा आई। अब इसका क्या रीजन था कि मेरा टीडीएस फेब और मार्च में डिडक्ट नहीं हुआ। अब मेरा टैक्स भरना था 22,000, बट मेरा टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो हुआ 29,000। इसका क्या मतलब है, अगर मैं आईटीआर नहीं भी फिल करती हूँ तो 22,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है वो 7,000 मुझे वापस मिल जाएगा। बट अगर 22,000 भी मुझे वापस चाहिए तो उसके लिए मुझे आईटीआर फिल करनी होगी। अब आप लोग सोचोगे कि जब आप मार्च तक ही अपनी 5 लाख से नीचे इनकम नहीं लेके आ पाए हो तो आईटीआर में फिल करके कैसे अपना 22,000 वापस लेके आओगे। मैंने डिक्लेरेशन फेब में दी थी और फेब में भी मेरा एनपीएस में अमाउंट गया और मार्च में भी मेरा एनपीएस में अमाउंट गया। सो 2 मंथ्स का तो ये एनपीएस का अमाउंट हो गया। सो आईटीआर में एक तो पूरा एनपीएस का अमाउंट शो हो जाएगा,
इसके बाद मैंने थोड़ी इन्वेस्टमेंट मार्च में करी थी, सो डिक्लेरेशन तो मैंने एक बार दे दी थी, तो मैंने अब फिर से डिक्लेरेशन तो देनी नहीं थी क्योंकि जो मेरा अमाउंट डिडक्ट होना था वो तो डिडक्ट हो ही चुका था 22,000। इवन मैंने उससे ज़्यादा ही डिडक्ट करवाया है। सो वापस दोबारा से डिक्लेरेशन देने का कोई मतलब था ही नहीं क्योंकि मेरा अब टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, ना ही फेब में ना ही मार्च में। सो मैंने दोबारा से डिक्लेरेशन नहीं दी। सो मैंने फेब के बाद मार्च में जो इन्वेस्टमेंट दोबारा की है, सो वो इन्वेस्टमेंट भी आईटीआर में शो हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे जितने भी बैचमेट थे, इवन मैंने भी एचआरए के लिए वहाँ कोई भी डिटेल फिल नहीं करी थी क्योंकि कुछ ज्यादा ही वहाँ पे डिटेल्स मांग रहे थे। जो घर पे रह रहे थे वो एचआरए किस तरीके से फिल करते, उसमें लैंडलॉर्ड की पूरी डिटेल मांगी हुई थी, पैन कार्ड वगैरह बहुत कुछ डिटेल्स मांगी हुई थी। सो किसी ने भी फिल नहीं करी। और बहुत सारे ऐसे थे जो बाहर रह रहे थे, मीन्स रेंट पे रह रहे हैं रूम वगैरह लेके, उन्होंने भी फिल नहीं करी। वो सारा अमाउंट भी अप्रोक्स 28,000 का अमाउंट है। सो वो भी हम आईटीआर में शो कर देंगे। सो उस हिसाब से तो हम 5 लाख से नीचे इनकम ले आएंगे। बट फेब में हमारी 5 लाख से नीचे इनकम नहीं आई, सो उस हिसाब से हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ। अब मैंने तो पहले डिडक्ट करवा दिया। अब जिन्होंने पहले डिक्लेरेशन दे दी है, अब उनका लास्ट में जब एक्चुअल डिक्लेरेशन मांगी है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जिन्होंने पूरे ईयर में टैक्स डिडक्ट नहीं करवाया है, अब लास्ट फेब में जाके सेम एज इट उनका हिसाब था कि एचआरए वहां पे वो भी फिल नहीं कर पा रहे थे। सो वो अमाउंट तो आपका 5 लाख से ऊपर बन रहा है ना। सो वहां पे तो आपकी इनकम चाहे जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लो, अगर एचआरए आपने आईटीआर में भरना है तो यहाँ तो कुछ नहीं फिल कर सकते। तो यहाँ पे तो आपका अमाउंट 5,28,000 इतना ही बनेगा। इस तरीके से उन सभी का टैक्स डिडक्ट हुआ है और सभी की सैलरी मार्च में कम आई है। अब मेरी मार्च में कम इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैंने पहले ही डिडक्ट करवा लिया था। रही बात वापस लाने के लिए, तो हम आईटीआर फिल करेंगे, वहां पे सारी इन्वेस्टमेंट शो करेंगे। 5 लाख से अपनी इनकम नीचे शो करनी है। और इसके साथ ही अगर सोचो कि अभी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप अप्रैल में इन्वेस्ट कर दो, मई में इन्वेस्ट कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 31 मार्च से पहले इन्वेस्ट कर लो। 31 मार्च तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सोचो आप आज 1 लाख इन्वेस्ट कर दो और आईटीआर में शो कर दो कि हमारी इनकम 5 लाख से नीचे आ गई है, हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो आप शो नहीं कर सकते हो क्योंकि अप्रैल से आप सबको पता है न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप ये सोचो कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें, कहाँ कहाँ करें, तो वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे आपका एनपीएस में तो डिडक्ट होगा ही, पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हो। पीपीएफ अकाउंट हमारा ग्रामीण बैंक में नहीं होता है, अदर बैंक्स में आप अकाउंट खुलवा सकते हो, एसबीआई, पीएनबी या किसी भी बैंक में। और इसके साथ ही टैक्सेबल एफडी कर सकते हो, जो म्यूचुअल फंड वगैरह भी टैक्सेबल होते हैं वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, टैक्सेबल एफडी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जब भी ज्वाइन करोगे आपको पूरा प्रॉपर डिक्लेरेशन का फॉर्म दिखेगा, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बात करें इस साल की, तो इस साल भी हम सभी ने ओल्ड टैक्स रिजाइन में भरा हुआ है। बाकी फर्दर लास्ट में जो भी प्रोसीजर होता है कि क्या बोलते हैं न्यू टैक्स लैब में भरना है या पुरानी में ही भर सकते हैं, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। आप जब भी ज्वाइन करोगे आपका स्टार्टिंग में भी डिक्लेरेशन मांगेंगे और एंड में भी। जो आप स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन देते हो वो आपकी एस्टिमेटेड होती है कि हाँ हम 2 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, 1 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, वो हमारी एस्टिमेटेड डिक्लेरेशन होगी। बट लास्ट में हमसे एक्चुअल डिक्लेरेशन मांगी जाती है कि अब बताओ कहाँ कहाँ आपने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है विद प्रूफ। मान लो कि आप स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मैं 2 लाख पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मान लो आपकी इनकम बन रही है 7.5 लाख, 2 लाख आपने एक्चुअल बता दी, ठीक है, तो बैंक वाले अब आपकी कितनी इनकम काउंट करेंगे, 5.5 लाख। 5.5 लाख के हिसाब से आपका जो भी टीडीएस बन रहा होगा उस हिसाब से वो आपका पूरे ईयर में डिडक्ट होता रहेगा। चाहे फिर आपका 500 ही टीडीएस क्यों ना बने, ऑब्वियसली आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। आप 5 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट तो यहाँ भी नहीं दिखा पा रहे हो, एस्टिमेटेड में भी आप 5 लाख से नीचे नहीं आए, 5.5 लाख ही है, तो आपका जितना भी टैक्स बन रहा है चाहे कम बनेगा तो उस हिसाब से वो आपका डिडक्ट होता रहेगा। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो डिक्लेरेशन दोगे वो आप एक्चुअल डिक्लेरेशन दोगे कि हाँ हमने एक्चुअल यहाँ इतना अमाउंट इन्वेस्ट करा है। अब बात करूं अपनी, रिसेंटली मैंने सैलरी स्लिप शेयर करी है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, सो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसके साथ ही इससे पहले मैंने जनवरी मंथ की वीडियो शेयर करी थी सैलरी स्लिप की, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि पहले कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा था, अब कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है। लास्ट ईयर मैंने डिक्लेरेशन नहीं दी थी, इस साल डिक्लेरेशन दी है, बट इसमें भी क्या है, कम अमाउंट की ही डिक्लेरेशन दी है। वो इसलिए कि अगर डिडक्ट हो भी रहा है तो थोड़ा अमाउंट हो रहा है, कोई बात नहीं, लास्ट में आईटीआर तो फिल करनी है। अब इस अमाउंट को डिडक्ट करवाने का क्या फायदा है, यहाँ पे बोल सकते हो कि एस्टिमेटेड ही तो शो करना है, फिर चाहे आप 4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो, कहने का मतलब 5 लाख से नीचे आ सकते थे। बट नहीं, मैं खुद ही 5 लाख से नीचे इनकम नहीं लेके आना चाहती थी, मैंने खुद ही डिक्लेरेशन में कम अमाउंट डाला है। वो इसलिए क्योंकि जब लास्ट में डिडक्ट होता है ना, फिर वो एकदम से अमाउंट देखा नहीं जाता है कि मार्च में सैलरी आ रही है, 20-25 हजार डिडक्ट हो गए, अभी का 2-2, 3-3 हजार डिडक्ट करवाना फिर से ही लगता है। सो यही रीजन है कि मैं अभी से डिडक्ट करवा रही हूँ।
सो जैसे मैंने अभी बताया कि लास्ट ईयर एचआरए की जो भी डिटेल्स थी वो हम फिल नहीं कर पाए थे, सो उस हिसाब से हमारा टैक्स डिडक्ट हो गया। मीन्स बाकी सभी का टैक्स डिडक्ट हुआ, मैं तो पहले से ही टैक्स डिडक्ट करवाती आ रही थी, मेरी सैलरी तो उस हिसाब से ज्यादा आई। मीन्स टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो 3-4 हजार बढ़ा के ही सैलरी मिली मुझे। सो यहाँ भी आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि हम लास्ट में टैक्स डिडक्ट करवा लेंगे, पूरी की पूरी सैलरी भी चली गई ना तो भी कोई बात नहीं, आईटीआर तो फिल करनी है, तो वो आपकी मर्जी है। बट मैं एकदम से इतना अमाउंट जाते नहीं देख सकती थी, सो इसलिए मैं पहले ही थोड़ा थोड़ा डिडक्ट करवा रही हूँ। अभी आई होप कि सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार टैक्स डिडक्ट करवाना शुरू कर दिया तो पूरा ईयर कटता जाएगा। जैसे मैंने बताया अभी मेरा टैक्स डिडक्ट हो रहा है, जैसे जैसे सैलरी अगर मान लो मिड ऑफ द ईयर इंक्रीज हो गई, अभी मेरा इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी बढ़ेगी, टैक्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। बीच में डीए इंक्रीज हो गया, सैलरी बढ़ेगी, टैक्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। बीच में कोई अलाउंस साथ में ऐड हो गया, या कोई एरियर वगैरह मिल गया, कुछ भी हुआ, सैलरी बढ़ी, टैक्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो वो साथ साथ में बढ़ता रहेगा, प्लस एनपीएस का अमाउंट भी साथ साथ में बढ़ता जाता है। जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, एनपीएस का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो इस हिसाब से टैक्स डिडक्ट होता है। इसके अलावा अब कईयों की सैलरी में आपने कहा कि टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, आपकी सैलरी में हो रहा है, सो वो पहले एस्टिमेटेड डिक्लेरेशन देते हैं, बाद में एक्चुअल देते हैं। उस हिसाब से अगर लास्ट में उतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रही है तो उस हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी डिक्लेरेशन की एस्टिमेटेड और एक्चुअल में क्या फर्क है। अब आपकी मर्जी है, आप टैक्स डिडक्ट करवाना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं करवाना चाहते हो तो भी ठीक है। लास्ट में रेडी रहना, उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना, उतना अमाउंट बचा के रखना है। अगर अभी भी किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगी। इसके साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।